जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का ग्रेडवे सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं हाई कोर्ट कलेक्शन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने हाई कोर्ट से संबंधित 44 क्वेश्चंस को कवर किया था जो ऑब्जेक्टिव टाइप था। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हाई कोर्ट से संबंधित उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि इससे पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो को देख लेना चाहिए, उसके बाद आपको इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। और यदि पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि दोस्तों सभी लेक्चर का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ क्लास देखने हैं और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको फिर पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स की बात करी थी। जो आर्टिकल्स था 214 यानी 214, और एक आर्टिकल था 231, और इसी तरह से एक था 241। ठीक है, और आर्टिकल 216 भी मैं बताया था। ठीक है, आपको ये सब आर्टिकल उम्मीद है याद होगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए आज का जो है 45 नंबर प्रश्न होंगे। इसमें पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न, ठीक है, किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है। ठीक है दोस्तों, आपको तो ये पता है कि उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सीजे की एडवाइजरी से यानी सीजे की सलाह लेने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं यदि अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो किनको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, इतना कॉमन बात आपको जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आज का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का देखिए 45 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वह आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कहने का देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, उनकी आयु के विषय में। ठीक है निश्चय। तो चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 46 में जो पूछा गया है, दोस्तों देखिए इस लेक्चर में जो भी प्रश्न है वो करवाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई कोर्ट से संबंधित टॉप क्वेश्चंस को ही लेक्चर में कंप्लीट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 46 देखिए, इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। ठीक है, फिर से प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अन्ना चंडी। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। इसमें पूछ रहा है भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीला सेठ। ठीक है दोस्तों, आपको प्रश्न नंबर 46 और प्रश्न नंबर 47 पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, उसको दूर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये पूछ रहा है 46 नंबर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद, ठीक है, पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। ठीक, आप प्रश्न नंबर 47 में आप देखिए, इसे पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये सिर्फ न्यायाधीश की बात करी जा रही है, इसमें कहा जा रहा है मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश का प्रश्न आया तो आप लीला सेठ करेंगे, और सीधे न्यायाधीश का पद आ जाए तो अन्ना चंडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 48 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 में पूछा जा रहा है उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश प्रावधान, मतलब न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है। दोस्तों इसका प्रावधान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संख्या निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। प्रश्न नंबर आप देखिए 49, इसमें पूछा जा रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के लिए के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अधिकार परीक्षण, और बी कह रहा है परमादेश व प्रतिषेध, सी कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख। ठीक है, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 50, इसमें पूछा जा रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, ठीक है, याचिका मतलब मुकदमा आप याद रखेंगे, के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी प्रकार की उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखिए प्रश्न को, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय मतलब उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट
तब जारी कर सकता है। कुछ कथन दिए गए, इसको पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, ठीक है, यानी गलतियां हों। फिर बी कह रहा है जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो। सी कह रहा है जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के माध्यम से कार्य किया गया हो। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 52। इसमें जो पूछ रहा है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? ऑप्शन में मेरे कह रहे संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 53। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? ठीक है, तो अधीक्षण करने का अधिकार दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय का है। ठीक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखिए। प्रश्न नंबर 54 में जो पूछ रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों ये सही बात है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उसमें से किसी 3 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य है। ठीक है, 3 का क्षेत्राधिकार 1 राज्य से अधिक है। फिर कह रहा है किसी भी संघ शासित, यानी संघ राज्य क्षेत्र कह दे या तो संघ शासित क्षेत्र कह दे या तो अपयूटी कह दे। तो फिर से रिपीट करते कथन 3 को। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, दिल्ली के पास है। दोस्तों ये भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। ये प्रश्न मतलब ये कथन सही है। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55। ठीक है, यानी 55। निम्नलिखित यानी निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुवाहाटी। ठीक है, अगला प्रश्न 56 नंबर। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो रिटायर होते हैं जज के विषय में सही है? ठीक है, तो इस दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, जब उच्च न्यायालय के जज सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायर होते हैं तो वो क्या करेंगे? उच्च न्यायालय में अपना वकालत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बी नंबर में पूछ रहा है वह भारत के सभी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है? नहीं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्योंकि देखो इनमें ये हो जाएगा कि जिस उच्च न्यायालय से वो रिटायर होते हैं उनको छोड़ करके बाकी उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे। ठीक है, फिर सी कह रहा वह उस उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहाँ वह सेवानिवृत्त हुआ है। दोस्तों उसको तो वहाँ करना ही नहीं है, जहाँ मतलब सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए हैं, उस उच्च न्यायालय में उनको करना ही नहीं है। ठीक है, अब भारत की किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में तो कर सकता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? ई मतलब बी सी डी तीनों कथन गलत है, कथन नंबर ए सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए था, है ना। देखिए 57 पूछ रहा है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? बंद यानी कहने का दोस्तों हड़ताल, आप ऐसे समझे, हड़ताल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल उच्च न्यायालय। दोस्तों केरल की राजधानी कहाँ है? आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी मिला हुआ है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सॉरी पढ़ने में थोड़ा सा एरर कर दिए, आप देखेंगे इसको नहीं की बात कर रहा है वो। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल। ठीक है, यहाँ इनका नहीं है, कटक में है मध्य प्रदेश का। सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश का कटक नहीं, उड़ीसा का कटक है और मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जबलपुर हो जाता है। प्रश्न नंबर 59 देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 में जो दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यदि उच्च न्यायालय यानी संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे। उसके बाद कह रहा है वित्तीय आपातकाल में,
उसके बाद कह रहा है यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे। फिर कह रहा है किसी भी काल में नहीं। दोस्तों एक ऐसा काल होता है वित्तीय आपातकाल, उसमें वेतन की कटौती की जा सकती है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपातकाल। प्रश्न नंबर 60 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र आते हैं। ठीक है दोस्तों, बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तो महाराष्ट्र आएंगे। ठीक है, फिर गोवा उसके जस्ट नीचे में है, दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप ये भी आते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह प्रश्न नंबर 61 देखिए, इसमें पूछ रहा है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये बता दिया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे, परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं वह राज्यपाल दिलाते हैं, तीसरी अनुसूची के अनुसार। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। तो 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उसका देखिए 62, भारत में चर्चित चलित न्यायालय यदि मोबाइल कोर्ट कह सकते हैं का इनका मानस पुंज है। ठीक है दोस्तों, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 2/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनका जो समर्थन किया था, इस बात का समर्थन करने वाले व्यक्ति जो थे वह थे न्यायाधीश HR खन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? संघ शासित क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, अधिक राज्य है। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यानी ये बात सही कह रहा हो। ठीक है, दूसरा देखिए आप कथन, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने के पश्चात के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन यानी प्लीड नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वो करते ही है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1। ठीक है, कोर्ट शब्द में केवल 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 देखिए, इसमें वक्तव्य की बात करी गई है ना, कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, कारण पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कथन गलत है, सभी में विद्यमान नहीं है। अगला देखिए, कारण क्या कहता है, भारत के संविधान में यह प्रावधान है यानी लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। दोस्तों ऐसा तो लिखा गया है, यानी इसका कारण मतलब कथन आर जो कहता है ये सही बात है, ये हम लोग पढ़े भी थे। ठीक है, आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग कहा गया था कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, यानी ये कथन आर तो सही है आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग, राइट। फिर इसमें जो कहा रहा है उससे पहले वाले कथन ए कह रहा था भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 का आंसर डी। ठीक है, इसी तरह से आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67 आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 में भी वही कहा गया है, कथन की बात करी गई। देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए कह रहा है कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन या कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यह कथन आपको पहला गलत है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, ये कह रहा है कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित
नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, ये भी कथन गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है क्या सही खोजने के लिए न तो एक सही है न तो डी सही है, सॉरी 2 सही है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 68। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछा दिया तो आईएएस में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस। ठीक है, प्रश्न नंबर 68 देखिए, इसमें पूछ रहा है संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के विधि मंत्री द्वारा, यानी राज्य के विधि मतलब कानून मंत्री द्वारा, और बी कह रहा है राज्य सरकार द्वारा, सी कह रहा है राज्य के राज्यपाल द्वारा, और डी कह रहा है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69। इसमें पूछ रहा है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत की अनुभव होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय की योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताओं को देख लेते हैं। पहला योग्यता तो होता है भारत के नागरिक हो। ठीक है, ये तो होंगे ही। दूसरा ये पूछा जा रहा है 2 योग्यता में से कोई एक होना जरूरी है। पहला ये कहा गया है किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, या तो ये रह जाए, या नहीं तो किसी हाई कोर्ट यानी एससी में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अधिवक्ता के रूप में कितने वर्ष की वकालत करनी होनी है, तो वह 10 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 10 वर्ष वकालत करेंगे तो भी हो जाएंगे, या नहीं तो 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो तो भी हो जाएंगे, लेकिन भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से प्रश्न नंबर 70 को देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सॉरी दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लीला सेठ। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश थी। आपको मतलब इससे पहले वाले प्रश्न, जो कुछ पहले प्रश्न थे उसमें बताया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 में ऐसा मेंशन किया गया था। प्रश्न नंबर 71 देखिए, इसमें पूछ रहा है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जनवरी 2019। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी कहाँ है, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसका प्रश्न नंबर 72 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा रहा है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों कहाँ है, तो अमरावती में है। और आपको ये भी बताया गया कि आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी कहाँ है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आंध्र प्रदेश की उच्चतम न्यायालय, सॉरी उच्च न्यायालय जो है वह है अमरावती में। 73 नंबर, भारत के कितने संघ शासित यानी यूटी यूनियन टेरिटरी क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, 2 के पास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 74 देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन है, यानी अधिकार क्षेत्र के अधीन है। दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मूल अधिकारों का संरक्षण ये दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों, उम्मीद है यह लेक्चर आपको काफ़ी मददगार होगा, और इस लेक्चर के माध्यम से आप हाई कोर्ट के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर कर पाएँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सभी लेक्चर का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।